हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडसेट। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। हम लोगों ने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, किस तरह से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में देखी थी। इसके अलावा लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई हमारे डेली लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी हमने वहाँ पे समझा। लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, किस तरह से हमारे डेली लाइफ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ फिनोमेनाज हैं वो काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को समझा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से काम करता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना चाहूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन होती है, ये मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जर्ट करता है और एक्सपीरियंस करता है। तो मतलब कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसकी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस या एग्जर्ट कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अगर इसको बहुत ही बेसिक डेफिनेशन की फॉर्म में हम लिखें तो हम कहेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एग्जर्ट्स और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and that property is known as the electric charge। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को फर्स्ट लेक्चर में समझ लिया। अभी सेकेंड लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी डेफिनेशन के बारे में देखा। हम इसे स्मॉल क्यू से मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत जगहों पे हम इसे कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो हमारा ये स्मॉल क्यू है इसे हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बार हम इसे टेस्ट चार्ज के नाम से लिखेंगे और स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। टेस्ट चार्ज से मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो पॉजिटिव है। मतलब एक हमने मान रखा है कि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड हम मोस्ट ऑफ द टाइम 1 लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज ले रखा है। अगर चार्ज के कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के एग्जाम्पल्स में हम बोल सकते हैं कि सर्दियों के टाइम में जब हम स्वेटर रिमूव करते हैं तो हमें एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस। कई बार ड्राई वेदर होता है, उस टाइम में हमने किसी डोर के हैंडल को हाथ लगाया तो वहां पे हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। बचपन में हम लोगों ने बालों में जो स्केल था उसे रब किया और छोटे छोटे पेपर के पीसेस को हम उठाते थे, तो वो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये कुछ हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे बताते हैं। नेचुरली हम बात करें तो लाइटनिंग का एक कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, और प्रीवियस लेक्चर में हमने इस लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ा है। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो डील करता है चार्जेस एट रेस्ट पे। मतलब हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये रेस्ट में भी होते हैं और ये फ्लो भी करते हैं। तो जब ये फ्लो करते हैं तो हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं, और जब ये रेस्ट में होते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो जब भी चार्जेस रेस्ट में होंगे दे विल बी और उस टाइम में जब हम इनके फोर्सेस की बात करेंगे, हम इनके फील्ड्स की बात करेंगे, हम इनके पोटेंशियल्स की बात करेंगे, तो वो सारी की सारी हमारी किसके अंडर आएगी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। मतलब चार्जेस जब रेस्ट में है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वी विल कॉल इट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आगे हमारे पास में अब यहाँ पे है द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चार्ज। मतलब चार्ज के हमारे पास में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों के बारे में तो हमें पता है, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हम कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब अगर आप पॉजिटिव को पास में लेके आएंगे तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। वहीं अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को किसी नेगेटिव चार्ज के पास में लेके आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे पास में पहली बात चार्ज के बारे में, दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव। सेकंड बात हमने कही कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक कोई चार्ज लिया जिसके ऊपर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्जेस। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव को नलिफाई कर देगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को नलिफाई कर देगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं और वो नलिफाई होने की वजह से न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारे पास में क्या है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कंडीशन वहां पे आ जाती है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि इनको ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम किसने दिया, तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने नाम दिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें चार्जेस की, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, तीसरा पॉइंट ये होगा कि अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं और जो बॉडीज है वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाती है, फिर वहां पे कोई भी चार्ज नहीं रहता, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस या एक्सर्ट किया जाता है। फिर हमने यहाँ पे बात की फैक्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उसमें हमने दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसने नाम दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास में नॉर्मली जो मटेरियल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होते हैं इसका मतलब हो गया उनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो प्रोटॉन्स का नंबर और जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सेम होता है। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर लिया था तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में जो भी मटेरियल्स है वो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल होने का मतलब हुआ उन पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर सेम रहेगा। लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से उस मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में देयर विल बी न्यूट्रलिटी, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में रहेंगे। बाकी की बात हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में फिर से वही जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो नेगेटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है। आगे हमारे पास में है बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, बाय लूजिंग सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज कब होगी, जब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, ये बात होगी। देन देयर कम्स द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्जेस की प्रेजेंस के बारे में बताता है। मतलब अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है और हम उसे डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वी हैव दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चार्जेस हैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे ये एक मेटल प्लेट लगी हुई है, ये यहाँ पे हम एक इंसुलेटर इसके बाहर लगाते हैं और अंदर ये मेटल प्लेट होती है। बाहर की साइड में यहाँ इंसुलेटर इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो भी चार्जेस इस मेटल प्लेट पे आए वो इस मेटल प्लेट के ऊपर ही रहे, वो बाहर की साइड में स्प्रेड ना हो। अब ये मेटल प्लेट अंदर की साइड है, यहाँ पे हमने ये गोल्ड फॉइल की लीव्स लगा रखी है। गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड मेटल है, कंडक्टर है, उसके बाद में बहुत ही पतला मेलेबल होता है गोल्ड बहुत ज्यादा, तो मतलब इसकी बहुत ही थिन शीट्स हम बना सकते हैं। तो बहुत पतली पतली सी हमने इसकी लीव्स यहाँ पे बना रखी है। अब अगर एक्सटर्नली हमने इसको कोई पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस मेटल के ऊपर ड्यू टू द इंडक्शन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे, और ये जो पॉजिटिव है वो सारा यहाँ पे ऐसे चलते हुए आएगा। और क्योंकि अब इसके ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस आ गए हैं दोनों लीफ पे, तो वो सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो लीव्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगी। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या कर रहा है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप कहो जो चार्जेस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये जो हमारी लीव्स हैं वो ऐसे एक दूसरे से दूर होगी, इसका मतलब वहां पे चार्जेस प्रेजेंट है। अगर कम चार्जेस प्रेजेंट है तो जो बीच का इंक्लिनेशन है वो कम होगा, ज्यादा चार्जेस हैं तो जो ये इंक्लिनेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतने ज्यादा चार्जेस वहां पे प्रेजेंट होंगे। इसके बाद में हम यहां पे बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको क्रिएट कर सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी क्रिएट कर सकता है। तो मतलब अगर चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज प्रेजेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, उस चार्ज की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, एंड देयर कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अभी जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि कैसे कोई चार्ज होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। फिर अगर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहां कैसे जनरेट हो रही है। तो ये आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे हम इनको पढ़ते रहेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के पास में ये एक प्रॉपर्टी है कि ये इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज की, तो हम कहते हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी से हमारा क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म बॉडी से मेरा मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे ये वाला जो ये स्फेयर बना हुआ है ये कैसा है, ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, मतलब एक स्फेयर है, यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस भी कैसे होंगे, वो भी इसके ऊपर इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर बॉडी हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, अगर वो असिमेट्रिकल बॉडी है, तो उस टाइम में हमारी चार्ज की डेंसिटी कैसे वेरी करेगी, जो डेंसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द बॉडी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये अगर मैं सेंटर मानूं तो ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पे इसकी रेडियस है, ये इधर रेडियस है, ये इधर रेडियस है, ये इधर रेडियस है, इस तरह से कुछ रेडिएशन है, रेडियस है अपने पास में। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे यहाँ वाला पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं या यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करूं, तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट
लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर आपको अगर कोई एसिमेट्रिकल बॉडी है, तो एसिमेट्रिकल बॉडी पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस तरह से, वो डिपेंड किस पे करता है, ये चार्ज डेंसिटी। और ये चार्ज डेंसिटी कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हमारा क्या मतलब हुआ कि अगर रेडियस ज्यादा है तो जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर रेडियस आपकी कम है तो चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो, ये हमने एक यहाँ पे एक असिमेट्रिकल शेप ले रखा है। इस असिमेट्रिकल शेप में अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं तो यहाँ पे रेडियस कम है, रेडियस कम है तो ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ज्यादा है। वहीं यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो गया, वो यहाँ पे कम हो गया। तो इन शॉर्ट हम आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो वहां पे चार्जेस असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, वहां पे कहीं पे ज्यादा चार्जेस होंगे, किसी पॉइंट पे कम चार्जेस होंगे। तो इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे रहेगा। आफ्टर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। देखो स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि हम लोग पॉइंट चार्ज को ना बार बार यूज करेंगे, बहुत बार हम बोलेंगे, टेस्ट चार्ज नाम लेंगे, हम पॉइंट चार्ज नाम लेंगे। तो अभी हम समझते हैं एग्जैक्टली कि ये पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है। पॉइंट चार्ज से मतलब है हमारा कि एक कोई ऐसा पॉइंट जहां पे हम मान लें कि उस पर्टिकुलर बॉडी का सारा चार्ज उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वहीं पे प्रेजेंट है, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट चार्ज की तरह लेकर चलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिवली हम इसको लेते हैं और हम कहते हैं कि यहीं पे सारा का सारा चार्ज कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। आफ्टर द पॉइंट चार्ज वी शुड नो व्हाट डू वी मीन बाय कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर फ्री चार्जेस प्रेजेंट है। अगर किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो कर सकती है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कंडक्टर्स को, आई कैन से द मटेरियल्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट कैन फ्लो इजीली आर नॉन एज कंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स हमारे पास है मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, वाटर एक्सेट्रा। सो दीज ऑल आर कंडक्टर्स जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, फ्लो करने देते हैं, दोज आर कंडक्टर्स। देन देयर कम्स इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल है जिनके अंदर फ्री चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, और क्योंकि इनके अंदर फ्री चार्जेस प्रेजेंट नहीं है तो फ्री चार्जेस प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं होने देते, और वी कॉल देम द इंसुलेटर। डिफाइन कैसे करेंगे इंसुलेटर्स को, द मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं होने देते, ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे वुड है, पोर्सिलिन है, प्लास्टिक है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। नेक्स्ट वी हैव द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनके बारे में हम लोग चैप्टर 14 जो है हमारा, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अभी हम कह देते हैं कि सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो ये दो नाम है जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी क्रिएशन हुआ, वो सारा हमारा सेमीकंडक्टर्स के बारे में है। इनको चैप्टर 14 में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें जो बात करनी है दैट इज अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करवाते हैं, इजीली फ्लो करने देते हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो नहीं करने देते। इतनी बातें अभी तक हमारे पास में हुई, वो थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत ही बेसिक बातें।
लेकिन अब जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर एग्जाम में अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो उस टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अब हमारा ये वाला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में अपने पास में है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। देखो यहाँ पे जो एडिटिविटी है, ये जो वर्ड है एडिटिविटी, इससे ही मेरा एक वर्ड निकल के आ रहा है एडिशन। तो मतलब एडिटिविटी किससे मिलकर बना हुआ है? एडिशन से मिला हुआ है। अब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस से हमारा मतलब हुआ कि हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, मतलब उनको जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे अगर हमारे पास में एक कोई सिस्टम है, मैंने कहा ये कोई ए मेरे पास में यहाँ सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है Q1, Q2 माइनस Q3, Q4, ये चार यहाँ पे 4 चार्जेस इसके प्रेजेंट है। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सिस्टम ए है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है वो आप बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस ए के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसको फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सबको ऐड कर देंगे। तो मतलब Q1 को किस में ऐड कर देंगे? Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस Q4। अब देखिए यहां पे जब आप एडिशन करेंगे चार्जेस का तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है दैट इज द साइन ऑफ द चार्ज, कि जो साइन है चार्ज का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहाँ पे मैंने कहा Q1, Q2, Q4 ये 3 पॉजिटिव थे तो हमने सिंपली Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 सिंपल लिख लिया। लेकिन जो Q3 चार्ज है यहाँ पे वो पॉजिटिव नहीं है, उसका सिंबल नेगेटिव है, तो हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते। हमें उसको कैसे लिखना पड़ेगा? वी हैव टू राइट इट माइनस Q3। तो अब अगर मुझे कोई टोटल चार्ज बताने के बारे में बोलेगा सिस्टम ए पे, तो हम टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे? टोटल चार्ज आपका होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। तो हम एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में ये तो कहते हैं कि यहाँ पे चार्जेस ऐड हो रहे हैं, लेकिन साथ में हमें किस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि इनका सिंबल कैसा है। यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है कि यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है, यहाँ पे सिंबल कौन सा है ये हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर नेगेटिव सिंबल है तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको नेगेटिव लोगे एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऐड द चार्जेस। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, ये कोई सिस्टम है आपके पास में, आप इसे नाम दे दो सिस्टम बी। इस सिस्टम बी में Q1, Q2, Q3, Q4 या फिर Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। तो जो टोटल चार्ज आएगा वो कैसे आएगा? टोटल या फिर जो रिजल्टेंट चार्ज है, जो इक्विवेलेंट चार्ज है, ये इक्विवेलेंट चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। So this is the first property of charge जिसे हम कह रहे हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब बात आती है चार्ज के कंजर्वेशन की। हम कहते हैं चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। देखो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन के लॉज के बारे में। हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मतलब जो हमारी 9th, 10th, 11th, 12th, 11th क्लास थी उस तक हम लोगों ने बहुत सारे कंजर्वेशन के लॉज पढ़े हैं। अब हम 12th में यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं। तो मतलब वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताती है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, एक ग्लास की रोड ले रखी है, यहाँ पे एक सिल्क का क्लॉथ लिया है। अब अगर मैं इस ग्लास रोड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करती हूँ तो यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं जो डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल एनर्जी, एक्स्ट्रा हीट मिलेगी। एक्स्ट्रा हीट मिलेगी तो यहाँ पे जो
इलेक्ट्रॉन्स है वो हो सकता है अपनी हायर ऑर्बिटल से निकल के फ्री हो जाएं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा प्रोसेस होगा। और हमने कहा जो ग्लास की रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जो हमारा सिल्क का क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पे चार्ज क्या हुआ, डेवलप हुआ। लेकिन अगर मैं अब इस ग्लास और सिल्क रोड को फिर से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेके आती हूँ, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रल होने के बाद इनके ऊपर जो आउटपुट में चार्ज आएगा वो फिर से कैसा हो जाएगा, फिर से वो जीरो चार्ज हो जाएगा। तो पहले भी यहाँ पे जो टोटल चार्ज था वो कैसा था, वो जीरो था। अब बाद में भी जो इनके पास में टोटल चार्ज है, क्योंकि इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो टोटल चार्ज क्या है हमारा, जीरो है। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बोलना चाहूं तो मैं कह सकती हूं एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम के टोटल चार्ज की मैं बात करूं तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमारा मतलब है कि एक चीज होती है जैसे कि पानी है, पानी ऐसे बहुत सारा है, ऐसे बह रहा है। एक मैंने कहा पानी नहीं है, 5-7 एप्पल रखे हुए हैं। तो अब जो ये पानी यहाँ पे बह रहा है, या जो पानी की क्वांटिटी है उसको मैं ऐसे एक एक नग नग करके गिन नहीं सकती। लेकिन अगर मैंने बहुत सारे एप्पल रख रखे हैं तो उन एप्पल्स को मैं 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल ऐसे उनको काउंट कर सकती हूँ। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो एप्पल्स हैं वो कैसे हैं, वो क्वांटा की फॉर्म में है, वो क्वांटाइज्ड है, मतलब उनका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है। लेकिन अगर मैं पानी को देखूं तो क्या पानी में मैं कह सकती हूँ ये 1 पानी, ये 2 पानी, ये 3 पानी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मेरा मतलब है the electric charge on a body is always an integral multiple of E, integral multiple of E, and this is known as the quantization of charge, जो Q is equals to NE है। ठीक है, Q is equals to NE is known as the quantization of charge। वहां पे N क्या है हमारा, N हमारा नंबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हम लेते हैं, और जो E है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप हमेशा क्या ध्यान रखोगे, Q इज इक्वल्स टू NE। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आगे चल के हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जहां पे Q इज इक्वल्स टू NE का जो ये फॉर्मूला है इसका यूटिलाइजेशन बार बार किया जाएगा। तो अभी तक हमने कितने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा चार्ज की, पहली हमने यहाँ पे पढ़ा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा चार्ज इज कंजर्व्ड, एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तीसरा हमने यहाँ पे पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, मतलब Q विल बी इक्वल्स टू NE। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E ये रहेगा। अब हम यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा चार्ज है उस चार्ज की SI यूनिट क्या होती है। चार्ज की जो SI यूनिट है दैट इज कूलाम। ठीक है, कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे हमने ये यूनिट यहाँ पे रखी है, दैट इज नोन एज कूलाम। तो कूलाम SI यूनिट है चार्ज की, लेकिन ये जो कूलाम यूनिट है ये काफी ज्यादा बड़ी यूनिट होती है। बड़ी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है। आप ऐसा देखिए यहाँ पे कि एक कूलाम जो हमारा चार्ज है उसमें 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मतलब अगर मैं कहूं एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट विल बी 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए
10⁻18 और वो भी पॉजिटिव में। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और ये इतना क्या है, ये क्या है, सिर्फ 1 कूलाम। तो 1 कूलाम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो मतलब हमारा कूलाम कैसा हो गया, कूलाम बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है। कूलाम इतनी ज्यादा बड़ी यूनिट है, तो अब हम क्या करेंगे, अब कूलाम इतनी बड़ी यूनिट है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसकी छोटी यूनिट्स को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो हम छोटी यूनिट्स में क्या यूज करते हैं, माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम। तो हम बहुत बार जब अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम माइक्रो कूलाम्स का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिली कूलाम्स का यूज कर रहे हैं। माइक्रो कूलाम जब भी लेंगे तो वी विल टेक 10⁻⁻6, जब हम मिली कूलाम लेंगे तो वी विल टेक 10⁻3। ये वाली जो चीज है इसको भी आपको ध्यान रखना है। अपना एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसमें सिंपल सा यही वाला जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें ये सिंपल सी ये एक सिंगल बात बतानी है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तो 1 कूलाम चार्ज में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब बात आती है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको फाइंड आउट कैसे किया गया। तो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे हम बोलते हैं मिल्केन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो जो ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है इसको कब किया गया था, 1912 में किया गया, और द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड बाय दिस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, 2 फॉर्मूलों का यहाँ पे यूज किया है। ये हमारी एनसीईआरटी में एग्जैक्टली है नहीं, तो अगर आप इसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पहले इसका थोड़ा सा नाम लिखा हुआ था जो पुराना वाला एनसीईआरटी था उसके अंदर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को एक हिंट दिया है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो नंबर ऑफ चार्जेस जो भी है हमारे, कितना कूलाम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो सब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिया गया था। इसमें हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर पुट किया। तो QE क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये अभी हम पढ़ेंगे, अभी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, अब पढ़ेंगे। mg, F इज इक्वल्स टू mg, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। इन दोनों को पुट करके फिर कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट की गई और फाइनली यहाँ पे नंबर्स को पता किया गया, बट वो अपन लोग को अभी करना नहीं है तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है, अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग ये वाला पार्ट आपका बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो न्यू वाली बुक है इसके अंदर मेथड्स ऑफ चार्जिंग में ये सारे मेथड्स अपने पास में नहीं प्रेजेंट है। पुरानी वाली बुक अगर आपके पास में होगी जो पहले अपन यूज कर रहे थे 2022 तक, अभी 2023 में नई बुक आ गई है, तो उसमें आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग मिलेंगे, बट न्यू वाली बुक में ये नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग को एक बार यहाँ पे पढ़ लेंगे।